साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि हम पिछले 30 महीनों से बताते आ रहे हैं कि आगे क्या क्या होगा, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक आज तक वही हुआ। अक्सर लोग उधर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो सामने दिखाई देता है, हालांकि हकीकत कुछ और होती है। हमने सैकड़ों वीडियो में बताया है कि 2026 में दुनिया यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ेगी। फिलिस्तीन में जंग अभी ना ही रुकेगी, और पाकिस्तान में चल रही वार्ता के दूसरे दिन यह भी बताया था कि जंग अभी खत्म ना ही हुई। तो चलिए जानते हैं विस्तार से। बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। Esprimere la nostra più ferma condanna, che sono certa sarà unanime in quest'Aula, per l'attacco del Presidente Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, per avere doverosamente espresso solidarietà a Papa। जैसा कि हम सब जानते हैं, ईरान और अमेरिका के बीच चली जंग में फिलिस्तीन पर कोई असर नहीं पड़ा। न नरसंहार रुका, न अनाज की किल्लत कम हुई, न मकानों को तोड़कर बस्तियां बनाने का काम रुक सका। हाँ, फिलिस्तीनियों पर इजराइल का जुल्म जरूर बढ़ा है। इस जंग के दौरान फिलिस्तीनियों को फांसी देने वाला नया कानून पास हुआ। इसी जंग के दौरान इजराइल ने आधा वेस्ट बैंक कब्जा कर लिया और नई 34 बस्तियां बना डाली। उधर लेबनान की कई किलोमीटर जमीन हड़प ली और बफर जोन बना डाला। आधे लेबनान को खंडहर बना डाला। क्योंकि इस जंग के फिलिस्तीन का कोई ताल्लुक नहीं था। ईरान और अमेरिका की जंग अलग मुद्दा है, और फिलिस्तीन और इजराइल जंग एक अलग मुद्दा है। हाँ, दोनों खून खराबों का जिम्मेदार इजराइल ही है। साथियों, SD24 न्यूज को 23 मार्च से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और यूट्यूब के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 15 अप्रैल को UNRWA में जमा की जाएगी। सैयद नसीरुद्दीन, बशीर अयूब खोकर, मोहम्मद जाहिद, सैयद रहमतुल्लाह, एजाज यासीन साहब और हमेशा सपोर्ट करने वाले शेख हबीब ईसा भाई साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं, और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। इधर ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसैनिक नाकेबंदी का हुक्म दिया। दूसरी तरफ चीन ने वार्निंग दी है। चाइना ने कहा, हमारे तेल मार्गों से छेड़छाड़ न करें, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद बैन किए गए चीनी टैंकरों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार किया। इसके बाद ट्रंप के मुंह से टी निकला, न नेतन्याहू के मुंह से ई निकला, लेकिन चीन का जहाज निकल गया। जैसा कि हम कहते आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट दुनिया के लिए बहुत अहम है, और फिलिस्तीन उससे भी ज्यादा अहम तरीन है, जिसने सारी दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज दुनिया यूनिपोलैरिटी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ रही है। पहले ब्रिटेन, जो अमेरिका के DNA का साथी था, उसने अमेरिका को साथ देने से मना कर दिया। नाटो ने मना कर दिया। सारे नाड़े चड्डी के यार दोस्तों ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। कोई खुलकर सामने आ रहा है तो कोई अंदरूनी कुटाई कर रहा है। चीन से ट्रंप को एक ऐतिहासिक और जबरदस्त झटका लगा। पेड्रो सांचेज को बड़ी जीत मिली। स्पेन के अमेरिका को सहयोग ना करने के बाद ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा था, हम स्पेन के साथ अपने सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ देंगे, क्योंकि ईरान के खिलाफ वे मेरे साथ खड़े नहीं हुए। इस धमकी के ठीक 36 घंटे बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, स्पेन इतिहास के सही पक्ष में खड़ा है। यह एक बहुत ही समझदार देश है। चीन स्पेन के साथ खड़ा है। हम विश्व शांति के लिए काम करेंगे और जंगल के कानून का विरोध करेंगे। आपको बता दूं कि 12 अप्रैल को दोपहर 2 बजे स्पेन को धमकी दी थी। ठीक उसके 2 घंटे बाद, यानी करीब शाम 4 बजे, स्पेन के प्रधानमंत्री चीन पहुंचे। साथ में ट्रंप के लिए एक साफ संदेश था, हमारे पास एक विकल्प मौजूद है। अब तू अकेला सुपर पावर नहीं है। मिडिल ईस्ट के फिलिस्तीन ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब दुनिया धीरे धीरे अमेरिका की जी हुजूरी से बाहर निकलने लगी है। फिलिस्तीन अपनी आज़ादी के साथ आधी दुनिया को आज़ाद कर रहा है। इसके लिए उसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। क्या मैंने सही कहा? कमेंट करके जरूर बताना। The region remains on edge and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading। दुनिया अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है।
आधी दुनिया अब अमेरिका को चौधरी नहीं मानती। आधी से ज्यादा दुनिया अब अमेरिका को किनारे कर रही है। वह ब्रिटेन जिसने अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल पैदा किया और हर नरसंहार मिल बांट कर किया, उसे भी पता चल गया है कि मिडिल ईस्ट यानी इस्लामी दुनिया के बिना वे अधूरे हैं। आज उस ब्रिटेन ने भी अमेरिका का साथ छोड़ दिया। उसी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कल एक बयान जारी कर कहा, हम मांग करते हैं कि लेबनान को तुरंत सीजफायर में शामिल किया जाए और अमन कायम किया जाए। उन्होंने कहा, मैं साफ साफ कह रहा हूं, इजराइल के हमले गलत और गैरकानूनी है। अब बमबारी रुकनी चाहिए। जो पिछले 70 साल से नरसंहार, बमबारी और गुलाम बनाने जैसे कामों में पार्टनरशिप में थे, वे आज अमन की मांग कर रहे हैं, पीस पीस चिल्ला रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान का तख्ता पलट करने और ईरान को परमाणु संपन्न बनने से रोकने के लिए हमले शुरू किए, लेकिन आज अमेरिका और इजराइल की जनता सड़कों पर उतरकर अपने ही मुल्क में तख्ता पलट करने में लगी हुई है। फिलहाल इजराइल में हालात बहुत बुरे हैं। माहौल लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। कई नागरिक तुर्की के संभावित हमलों से डरकर इजराइल छोड़ रहे हैं। नेतन्याहू ने हाल ही में तुर्की को ईरान से बड़ा खतरा बताया, जिसके बाद से लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। कल दोपहर रिकॉर्ड किए गए वीडियो से लोगों के बीच बढ़ी हुई घबराहट साफ झलक रही है, क्योंकि तुर्की की तरफ से सैन्य कार्यवाही का खतरा सरों पर मंडरा रहा है। जैसा कि हमने पहले ही कहा था, इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन ईरान को नहीं बल्कि तुर्की को मानता है। इससे पहले इजराइल ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें सभी शहीदों को बताया गया और आखिर में एर्दोगान को शहीदों की कतार के आखिर में इंतजार करते हुए दर्शाया था। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ईरान के बाद अगला नंबर तुर्की का है। तुर्की को यह अच्छी तरह पता है, जो 70 साल से कांग्रेस को नहीं पहचान सके और 70 साल में खुद को तबाह कर दिया है। एर्दोगान ने नेतन्याहू से कहा, तुम्हारे पास जो भी हथियार हो रख लो, मौत आ रही है और तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। Ey İsrail, ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin. अगर आपको लगता है कि हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, तो चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।